अगर मंजिल खूबसूरत है तो फिर रास्ते की परवाह नहीं करनी चाहिए। मियां साहब के खिलाफ 3 चीजें इस वक्त इनफील्ड हैं। ये इनोवेटिव है, इफेक्टिव है और ये इस काबिल है कि स्टेट जो है वो इसको ओन कर सके। हॉस्पिटल की इंतजामिया को मुबारकबाद देनी चाहिए। बेसिकली जो स्टोरी है सोनेशा की, इट फॉलोज अ वुमन जो नजर आर पार हो जाए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। और मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब और मेरे साथ मौजूद है आपका दोस्त, आपका होस्ट फ़हीम खान। एक खूबसूरत सुबह जिसमें आपको खुशामदीद कहते हैं और खुशामदीद के लिए शुरुआत हम करते हैं कोट ऑफ द डे से। नाजरीन, कहा जाता है कि अगर रास्ता खूबसूरत है तो मालूम करो किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो फिर रास्ते की परवाह नहीं करनी चाहिए। और उस जमात की भी बात करेंगे जिन्हें मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। लेकिन पहले बड़ी खबर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल हिफाजती जमानत की तैयारी। एवन फील्ड और अजीजिया रेफरेंसेस में दरखास्तों की समाअत कुछ देर बाद। तोशाखाना केस में भी दरखास्त जमानत दायर। मियां साहब की आज दुबई आमद का इम्कान। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इजरायली बमबारी, दुनिया चीख उठी, अमेरिका की झिटाई बरकरार। सलामती कौंसिल में जंगबंदी से मुताल्लिक करारदाद की हिमायत से इनकार, वीटो कर दिया। गजा की सूरत हाल अबतर, इजरायली तैयारों का एक और अस्पताल और मस्जिद पर हमला। कड़ा वक्त है, फ़लस्तीनी डटे हुए हैं। ब्रिज दी गैप एप्लीकेशन के जरिए सिनफी इम्तियाज के खात्मे का मिशन। पाकिस्तानी समाजी कारकुन लारैब आबिद की जिद्दोजहद की दुनिया गर्विदा। बिल गेट्स और मेलिंडा फाउंडेशन ने एजाज से नवाज दिया। विमेन ऑन मिशन आज दुनिया बोल है कि मेहमान होंगी। और दारुल अमान में ख़वातीन की ज़िंदगी कैसी होती है, हसास मौजू को बड़े पर्दे पर पेश करने वाली पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म रेड सी फिल्म फेस्टिवल के लिए मुंतखब। फिल्म की कहानी डायरेक्टर की ज़ुबानी सुनेंगे आज के प्रोग्राम में। ये हैं जनाब वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज बात होगी और बहुत सारे मेहमान जो कि मुंतज़िर हैं आपके, आप उनसे मिलेंगे। अभी हम ट्रेंड्स की तरफ आएंगे और पहला जो हैशटैग है वो है फ़लस्तीन ऐलान। फ़लस्तीन ऐलान भी टॉप ट्रेंड में शामिल है। इजरायली फौजियों की गजा में बर्बरियत जारी है। 24 घंटों में मस्जिद के बाद एक और अस्पताल को निशाना बना डाला है। वहशियाना बमबारी से अब तक 3,500 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, 13,000 से ज़ायद जख्मी हैं। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की ज़ेर सदारत अहम बैठक हुई है, जिसमें गाज़ा के लोगों की जबरी बेदखली को रेड लाइन करार दिया गया है। और हम देख रहे हैं कि ये बमबारी के बाद इसराइल इससे टोटली इनकार कर रहा है और उल्टा वो हमास में जो मज़ामती तंजीमें हैं कह रहा है जी उनकी तरफ से कार्रवाई की गई। अलबत्ता इस पर काफ़ी तनकीद की जा रही है और इस हैशटैग में हज़ारों लोगों ने ट्वीट्स किए हैं। जी नाजरीन, अगला हैशटैग जो कि टॉप ट्रेंड कर रहा है वो है नवाज शरीफ। नवाज शरीफ की वापसी में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, मगर सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से अपने कायद से मोहब्बतों का खूब बढ़ चढ़ कर इजहार किया जा रहा है। टॉप ट्रेंड में किसी ने उन्हें मुल्की मुआशी तरक्की का जामिन लिखा तो किसी ने उन्हें मुस्तकबिल की उम्मीद। ट्रेंड में अब तक 38,000 से ज़ायद सार्फिन ट्वीट्स कर चुके हैं। बिल्कुल जनाब। और तीसरे ट्रेंड की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। वक्त कम है, मुकाबला ये भी सख्त होगा, इसको आसान नहीं लेना, लिहाजा ये भी ट्रेंड बना हुआ है। गुज़श्ता रोज़ ग्रीन शर्ट्स ने बेंगलोर के स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस सेशन किया है और जिसमें जो कौमी खिलाड़ी हैं वो फ़खर जमान और उसामा मीर ने इनमें शिरकत की है। बुखार की सी कैफियत थी, सफ़र की थकावट थी, जिसकी वजह से मोहम्मद हारिस प्रैक्टिस में हिस्सा नहीं ले सके हैं। कौमी क्रिकेट टीम कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी, जबकि इस ट्रेंड में सारिफीन ने कौमी टीम की जीत से उम्मीदें बांध दी हैं। कुछ जो हमारे इल्म नजूम रखने वाले हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर्स हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, वो भी ये कह रहे हैं फ़हीम के पाकिस्तान मैच जीतेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके साथ साथ एक बड़ा अच्छा मीम भी जो है वो कल मेरी नज़र से गुजरा था। इमामुल हक की भी तबीयत ख़राब है, उनको भी बुखार है, जिसके लिए कहा गया कि पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छी खबर है और ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर है कि इमामुल हक नहीं खेल पाएंगे बीमारी की वजह से। तो पाकिस्तान के लिए वाकई अच्छी खबर, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर इसलिए हो सकती है क्योंकि कंसिस्टेंसी के साथ हमारे ओपनर जो है वो कारकर्दगी नहीं दिखा पा रहे, जिनमें इमामुल हक का नाम भी शामिल है। पहले हमने फ़खर को जो है वो ब्रेक दिया और अब शायद कल के मैच में ये वक्त आ गया है कि आप फ़खर को खिलाएंगे और इमामुल हक को जो है वो अल्लाह करे फ़खर चल जाएं। फिर अब कल अगर उनको बिठा दिया और इनको खिलाया जा रहा है
तो कुछ ये परफॉर्मेंस अपनी दिखा दें, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी गट फीलिंग कह रही है बैक ऑफ द माइंड कुछ ऐसा है कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा इंशाल्लाह। बेस्ट विशेस हमारी उनके साथ है। एनी हाउ, अब शुरू में फ़हीम बात की कि अवाम मुंतज़िर है अपने रहनुमा की, तो जनाब कायद नून लीग नवाज शरीफ ने वतन वापसी पर गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। साबिक वज़ीर आज़म ने वनफील और अल अजीज़िया रेफरेंसेस में हिफाजती जमानत के लिए दरखास्तें दायर कर दी हैं। आज ये बहुत अहम केस फिर से लगेगा और देखना ये कि उनको जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है और ये एक अच्छी बात है, खुशाइंद है, क्योंकि लोगों का सवाल यही था कि जी वो तो ऑलरेडी जो है वो कन्विक्टेड है, तो वो बगैर कोर्ट से रब्ता किए कैसे आएंगे। और काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये भी पता लगाया जा रहा था कि चमगोइयाँ चल रही हैं सैरिश के वो हो सकता है पहले इस्लामाबाद लैंड करें, ये भी मुमकिन है, और उसके बाद वहाँ से काफिले की सूरत में यहाँ आएँ। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर कानून एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाफिज एहसान अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एडवोकेट साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त। सबसे पहला सवाल जो कि हम कल से ही देख रहे हैं कि जैसे ही ये दरखास्तें दायर की गई हैं, सभी डिस्कस कर रहे हैं, जो कानूनी माहिरीन है वो भी अपनी अपनी राय इस पर दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब जब आप कन्विक्टेड होते हैं, सज़ा आपको हो चुकी होती है, तो फिर आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आगे सरेंडर नहीं करना होता, पुलिस के आगे सरेंडर करना होता है। और दूसरा, एक बायोमेट्रिक के हवाले से भी बड़ा इस पर डिस्कस किया जा रहा है कि जब तक वो नहीं दिए जाएंगे बेल मिल ही नहीं सकती। आपकी राय क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट्स ये है कि चूँकि मियाँ साहब के खिलाफ 3 चीज़ें इस वक्त इनफील्ड हैं। एक ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो 62(1)(f) है, उसके अंदर उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी है और उनका एज ए प्रेसिडेंट जो पार्टी के थे उन्हें रिमूव कर दिया गया था पनामा के इन पर्सुएंस के अंदर। और वो जो डिक्लेरेशन है वो लाइफ टाइम का डिक्लेरेशन है इन पर्सुएंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जी। दूसरी जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मियाँ साहब 2 केसेस के अंदर इस वक्त कन्विक्टेड हैं जो नैब ने बनाए थे। एक है अल अजीज़िया जिसके अंदर उन्हें 7 साल का है और दूसरा एवन फील्ड है जिसके अंदर उन्हें 10 साल की सजा है। अब ये है कि दोनों जो केसेस थे उनकी अपील्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फाइल की गई थी। तो उसके अंदर इस तरह है कि इस लाहौर हाई कोर्ट से उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिला और बगैर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के वो बाहर चले गए। और उस वक्त की जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उनकी कैबिनेट ने उनकी जो वन टाइम पाकिस्तान से रवानगी थी उसको भी अप्रूव किया था, चूँकि उनका नाम ECL के ऊपर था। अब ये है कि उसके बाद उन्होंने 6 हफ्ते के लिए चूँकि गए थे बाहर और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स आती रही हैं, लेकिन ये है कि उनकी जो अपील्स थी यहाँ के ऊपर वो उनकी नॉन अपीयरेंस की वजह से डिसमिस कर दी गई और उनकी एब्सकॉन्शंस है। अब जो एब्सकॉन्शंस उनकी है उसकी इन्फोर्समेंट पाकिस्तान का हर जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारा है उसकी जिम्मेदारी है और सबसे जिम्मेदारी ज़्यादा इसकी है वो आपकी नैब की है, चूँकि नैब ने ही रेफरेंस फाइल किया था और नैब कोर्ट ने ही उन्हें सजा दी थी। अब दूसरा जो एस्पेक्ट ये है कि क्या एक कन्विक्टेड शख्स जो है या एब्सकॉन्डर्स है उसकी प्रोटेक्टिव बेल हो सकती है। तो हमारी जुडिशल हिस्ट्री के अंदर तो आज तक इस तरह नहीं है कि जिसके अंदर एक कन्विक्टेड या एक एब्सकॉन्डर्स जो है उसकी सजा भी सस्पेंड ना हुई हो और वो बाहर जाए और वापस आए और वहाँ पे आके ये प्रोटेक्टिव बेल जो है वो अप्लाई करे। अब कल उनके जो लीगल टीम है उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर प्रोटेक्टिव बेल्स जो हैं वो दो मूव की हैं, एक अजीज़िया के अंदर, एक एवन फील्ड के अंदर, और तीसरा जो तोशा खाना वाला केस है उसके अंदर भी उन्होंने एक एप्लीकेशन मूव की है। इसके अंदर जब सारी इंटरेस्टिंग चीज़ जो अब आई है जो कल की प्रोसीडिंग्स के अंदर है कि जो आपका प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है जो बजाते खुद नैब है इस चीज़ के अंदर, उसके प्रोसिक्यूटर ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि जी हमें जो इनकी प्रोटेक्टिव बेल पे एतराज़ नहीं है, जिसके ऊपर वन ऑफ द मेंबर ऑफ द बेंच जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़ी स्ट्रॉन्ग अपने कमेंट्स भी पास किए हैं कि आप किस तरह ये स्टेटमेंट दे रहे हैं और कल को आप ये भी कहेंगे कि जी हमें एक्विटल्स के ऊपर भी कोई एतराज़ नहीं है। तो आज की प्रोसीडिंग्स बड़ी इंटरेस्टिंग है अगर लॉ या आप इस सारी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट्स के मुताबिक देखें। एहसान साहब, यहाँ पर एक सवाल जो है वो हर शख्स के जहन में इस वक्त उठ रहा है कि क्या कानून क्या कहता है इस वक्त। क्या मियाँ साहब अगर आते हैं 21 तारीख को जब आएंगे तो ये भी सुन रहे हैं कि वो हो सकता है इस्लामाबाद आएँ और पहले कोर्ट के जो मामला हैं उनसे निपटाएं, तो क्या ज़ाती नौइयत में, ज़ाती हैसियत में उन्हें पेश होना ज़रूरी है या उनके वकील, उनकी टीम जो है वो ये सारे काम कर सकती है? कानून इस वक्त क्या कहता है इस बारे में? अच्छा, उसके अंदर ये है कि प्रोटेक्टिव बेल के लिए जो है वो आपकी पर्सनल अटेंडेंस जो है वो ज़रूरी नहीं है। आपके लॉयर्स सिर्फ अप्लाई कर देते हैं और आप ये सिर्फ सीख करते हैं
कि मुझे एक्सेस दी जाए कि मैं कॉम्पिटेंट कोर्ट के आगे जाके अपने आप को सरेंडर करूं या वहां पे जाके मैं अपनी एप्लीकेशन जो है वो मूव करूं। उसके लिए पर्सनल अपीयरेंस जो होना जो है वो जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है कि उस पर्सनल अपीयरेंस से ज्यादा चूंकि वो एक कॉन्विक्टेड है और कॉन्विक्टेड शख्स जो है वो अपनी प्रोटेक्टिव बेल करवा नहीं सकता, तो लिहाजा आज अगर वो नहीं आते तो बात तो सुनी जाएगी जो उनकी एप्लीकेशन आए, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आएगी वो ये आएगी कि जो प्रोसिक्यूशन है जिसकी कल की एक स्टेटमेंट आई है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो किस तरह देखता है, क्योंकि लॉ बड़ा एहसान साहब वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कोर्ट उसको किस तरह देखता है, लेकिन अगर बाय द लॉ चीजें जाहिर है उसी तरह चलेंगी ना जैसे कानून कहता है। मैंने आपसे पहले भी पूछा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि जब तक वो खुद से पेश नहीं होंगे, बायोमेट्रिक नहीं होगा, बेल हो सकती है या नहीं हो सकती? नहीं, वो ये है कि प्रोटेक्टिव के अंदर जो है वो इस तरह का एक प्रोसेस है कि जिसके अंदर आपकी एब्सेंस के अंदर जो है वो बेल की जा सकती है और हमारे पास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एग्जांपल्स भी हैं कि वो बेल्स जो हैं वो इस तरह फाइल की गई हैं। और उसके अंदर ये है कि चूंकि बायोमेट्रिक इसलिए हो नहीं सकते कि एक शख्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं है, तो उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस जो है उसको डिस्पेंस भी किया जा सकता है, जिस तरह कल इस्लामाबाद ये हाई जो कोर्ट आपने के अंदर प्रोटेक्टिव बेल में बताया कि हो सकती है, एब्सेंस में भी हो सकती है, लेकिन अगर कन्विक्टेड हो तो फिर क्या पॉसिबिलिटीज हैं? फिर क्या सरेंडर पुलिस के सामने करना है या अदालत ही आना है? जी। अब ये है कि जो कॉन्विक्टेड है उसकी जो बेल है वो प्रोटेक्टिव नहीं हो सकती, क्योंकि उसको सरेंडर ही करना पड़ेगा उस शख्स को। चूंकि ये है कि प्रोटेक्टिव बेल तो उस सूरत के अंदर आएगी ना कि जब आपके खिलाफ सिर्फ एक FIR है या आपके खिलाफ एक केस है और उसका ट्रायल होना है और उस ट्रायल ने किसी रिजल्ट्स पे पहुंचना है। बट इस सिचुएशन के अंदर ये है कि ऑलरेडी ट्रायल हुआ है, मियां साहब ने उन प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन किया है, उसके बाद दोनों साइड्स को सुन के नैब कोर्ट ने एक जजमेंट पास की है, फिर उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए उन जजमेंट्स को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया है और उस दौरान जो है वो बाहर चलेंगे और उनके एब्सेंस के अंदर वो चली गई है। और नॉर्मली भी ये है कि जो एब्सकॉन्डर्स होते हैं उन्हें कोर्ट्स जो है वो जनरली रिलीफ नहीं देती जो एक नॉर्मल एक्यूज को दिए जाते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर अगर लीगली देखा जाए तो प्रोटेक्टिव बेल जो है वो कॉन्विक्टेड शख्स की नहीं हो सकती, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि उन्हें हर सूरत जो है मियां साहब जिस इरादे से आ रहे हैं वो तो जाहिर है अभी आएंगे, आके ठीक है जी खिताब भी होगा और कैंपेन्स बाकायदा एक किस्म की सियासी जमातें चला ही चुकी हैं, आगे इलेक्शन भी सर पर है, लेकिन ये जो नाअहली वाली चीज़ है ये भी तो फिर जाहिर है वो चाह रहे होंगे ख़त्म हो ताकि वो अगली बार फिर से वज़ीर आज़म बन सके। तो उस हवाले से कानून क्या कहता है, ये पॉसिबल है? देखें, ये है कि उनका जो इस वक्त पोजीशन है वो ये है कि कॉन्विक्टेड है और कॉन्विक्टेड जितनी देर तक उनकी एक्विटल नहीं आएगी वो पाकिस्तान के किसी इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर हिस्सा नहीं ले सकते, ये तो कॉन्विक्टेड की है। लेकिन दूसरा उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट आई हुई है जिसके अंदर परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन उनकी की गई है, तो उस सूरत के अंदर तो बिल्कुल नहीं ले सकते। अब जो एक कानून के अंदर अमेंडमेंट आई है 232 के अंदर PDM की गवर्नमेंट लेके आई है, उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उन्होंने दिया तो है 2010 से कि लेकिन जजमेंट 2017 के अंदर आई है, लेकिन वो जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप किसी ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के जरिए नलिफाई नहीं कर सकते। उसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत ही चाहिए कि जिससे उसका इफेक्ट दूर किया जा सके। अब ये है कि बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है और अगर ये किसी तरह नॉमिनेशंस पेपर जमा करवाते हैं आफ्टर द इक्विटल, वो एक सूरत है और मामला जो है वो जो हमारा प्रिजाइडिंग इलेक्शन वाला है उसके पास जाता है और अल्टीमेटली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ही उस चीज का फैसला करेगा कि क्या 232 का प्रोस्पेक्टिव है या रिट्रोस्पेक्टिव है, या सुप्रीम कोर्ट की जो 2017-18 की जजमेंट्स उनको नलिफाई किया जा सकता है या नहीं है। बॉल अल्टीमेटली जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ही जाएगी। लेकिन इस वक्त ठीक है एहसान साहब, लेकिन ये सारी बातें तो वो हैं जो कि आने के बाद उनके होती रहेंगी वक्तन फवक्तन। अभी फिलहाल जो उनकी वापसी है उसमें जो हर्डल्स आ रहे हैं कानूनी तरीक़ेकार से, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो क्या ये फिर मुमकिन है कि जो बातें हो रही हैं कि वो इस्लामाबाद आके पर्सनली जो है वो पेश होंगे कोर्ट के सामने, या हो सकता है कि वो गिरफ्तारी दें और फिर उन्हें पेश किया जाए कोर्ट के सामने और फिर वहां से जो है उन्हें बेल मिले? इसका इस प्रोसीजर के क्या तरीक़ेकार है? आज इस्लामाबाद अगर आप पहली सिचुएशन के अंदर लिया जाए तो अगर पाकिस्तान के अंदर वो आते हैं तो पाकिस्तान का हर इदारा जो है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन वारंट्स को एग्जीक्यूट करवाए, तो जो ही त्यारा पाकिस्तान के अंदर आएगा उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा और उन्हें किसी सूरत जो है
वो नहीं जाने दिया जाएगा, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, जलसागाह की तरफ, मीनार पाकिस्तान की तरफ। अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है कि चूंकि आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये मामला फिक्स भी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो आज ही इसका फैसला करेगा, तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला कर देता है, उन्हें प्रोटेक्टिव बेल दे देता है, तो सिचुएशन शायद मुख्तलिफ हो, जिसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी एप्लीकेशन को डिसमिस कर देता है, तो आना तो उन्होंने 21 को है और 21 जो है वो आपकी सैटरडे बनती है। तो अगर सैटरडे से पहले ये सारी चीजें कोर्ट डिसाइड कर लेती है और फिर उस सिचुएशन के अंदर ये होगा कि अगर इस्लामाबाद आज नहीं हाई कोर्ट एक्सेप्ट करता, तो फिर जो ही पाकिस्तान के अंदर आएंगे, ये नैब की रिस्पॉन्स सरेंडर करें और कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कोशिश करें, और वो उनकी अब जो जेल अंदर जाएंगे वो अडियाला जेल जो है वो रावलपिंडी होगी, क्योंकि पहले जो था लेकिन सैटरडे को माफी चाहूंगा कता कलामी की, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, हमने देखा है कि संडे को भी जो है वो कोर्ट्स ओपन हुई है जब कोई हाई प्रोफाइल केस होता है, तो एन मुमकिन है कि सैटरडे को भी जो है वो अदालत खुल जाए। अगर आज इस चीज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला कर देती है, तो फिर ना सैटरडे की बात रहेगी ना संडे की बात। वैसे तो एहसान साहब, आप सैटरडे संडे की बात करें, कल जितनी तेजी के साथ ये सारा कुछ हुआ है उस पर भी कुछ लोग बड़ा ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि यहाँ पे केसेस लगते हैं, टाइम लगता है, नोटिस जाते हैं, डेटें मिलती हैं। कल एक ही दिन में जनाब सब कुछ एकदम अबड़-दबड़ में हुआ है। तो ये सैटरडे संडे की तो खैर बात ही छोड़े ना आप, अगर तो चीजें कुछ होनी होती हैं, इस पर भी तनकीद की जा रही है कि बाकायदा ये हो रहा है। नहीं, बात तो आपकी इसके अंदर ठीक है, लेकिन चूंकि उन्होंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर लिखा होगा कि उन्होंने 21 तारीख से आना है, तो लिहाजा हमारी ये जो एप्लीकेशन है उसको 21 से पहले डिसाइड किया जाए। तो अगर कल उन्होंने 19 को की है, तो आज उसको लग गई है। आज इसका हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच जो है वो चीफ जस्टिस और गुल औरंगजेब साहब पे कंप्राइज है, वो आज उसका फैसला करेगा। और मेरा ख्याल ये है कि आज ये सारी कंट्रोवर्सी जो है वो खत्म हो जाएगी कि क्या मियाँ साहब जो हैं वो जलसागाह की तरफ जाएंगे या मियाँ साहब जो हैं वो जेल की तरफ जाएंगे। ये सारे का सारा जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। लेकिन लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली पोजीशन ये है कि मियाँ साहब इस वक्त डिस्क्वालीफाइड भी हैं, कॉन्विक्टेड भी हैं, और एक कॉन्विक्टेड शख्स जो है उसको प्रोटेक्टिव बेल जो है वो नहीं मिल सकती। अच्छा, दूसरा मैं एहसान साहब आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसा कि अभी आपने बताया कि कन्विक्टेड शख्स को प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिल सकती है, अंडर करना या बायोमेट्रिक को भी काफ़ी डिस्कस किया जा रहा है कि भी हमने कई बार सुना कि भाई ये शर्त नहीं होनी चाहिए, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर जोर भी दिया कि भाई इसके बगैर मुमकिन नहीं है। खान साहब आपने देखा वो भी चेयरमैन PTI कई दफ़ा गए, खासतौर पर बायोमेट्रिक के लिए गए, तो इस केस में कितना ज़रूरी होगा या फिर इसकी ज़रूरत नहीं है? नहीं, इसके अंदर ये है कि चूंकि एक शख्स जो है जो पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर आके रेगुलर सिस्टम के अंदर जो है वो अपनी प्रोसीडिंग्स को ज्वाइन करना चाहता है और वो पाकिस्तान से बाहर है, तो इस सिचुएशन के अंदर जो है वो बिल्कुल, अगर हाई कोर्ट ने ऐसा किया है तो ऐसी कोई अनयूजुअल ऐसी चीज नहीं की। उन्होंने बिल्कुल एक एप्लीकेशन को एंटरटेन किया और वो एप्लीकेशन जो है वो आज भी शायद ये बात जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ये भी आए कि क्या एक शख्स जो है वो बायोमेट्रिक जो है उसने नहीं करवाया तो उसकी एप्लीकेशन भी एंटरटेन की जा सकती है, नहीं है। लेकिन चूंकि ये है कि इसके अंदर 21 तारीख उनकी अराइवल है और कल उन्होंने फाइल की है, आज उन्होंने लगाई है, और जनरली जो है कि आपकी कोर्ट्स जो है वो इस चीज का आज ही फैसला करेंगे। ठीक है, यानी आपका कहने का मकसद ये है कि सबको ये मालूम है कि वो मुल्क में मौजूद नहीं है और तभी ये एप्लीकेशन भी उनकी आने से पहले दी गई है ताकि बेल मिल जाए, तो लिहाजा इसमें ये चीज़ ऐसे ज़रूरी नहीं होगी कि बायोमेट्रिक के लिए होना ज़रूरी है। अलबत्ता ये बात आपकी बिल्कुल काबिल गौर है कि कन्विक्टेड शख्स की प्रोटेक्टिव बेल नहीं हो सकती। अब अदालतें आज क्या फैसला करती हैं ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका एहसान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। बिल्कुल जी, और बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें भी हो सकती हैं। हो सकता है सैटरडे को कोर्ट खुल भी जाए, क्योंकि हमने देखा है कि संडे को भी कोर्ट ओपन हुई है और रात 12 बजे भी अदालत लगी है, तो इंसाफ के लिए वक्त की कोई कैद नहीं होती है। बढ़ते हैं आगे। पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ी खबर ये है कि लारेब आबिद जो एक पाकिस्तानी खातून हैं, उन्होंने बिल गेट्स फाउंडेशन से जो है वो गोल कीपर का एजाज़ हासिल कर लिया है। लारेब आबिद को ये एजाज़ एक तकरीरी ख़वातीन की एक सेहत और बहबूद की बेहतर बनाने के लिए ऐप जो उन्होंने बनाई है उसके लिए हुआ है। उस ऐप का नाम जो है वो है ब्रिज द गैप। जी हाँ जी, इस ऐप के ज़रिए वो मसवात का फ़र्क ख़त्म करने की कोशिशों में लगी हुई हैं और आज जो है वो हमारी मेहमान भी है। स्क्रीन के ऊपर आप देख भी सकते हैं कि उनकी जो है पूरी डिटेल आपके सामने शो हो रही है। और लारेब आबिद समाजी कारकुन हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम लारेब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ा ही ज़बरदस्त एजाज़ आपको मिला है बिल गेट्स फाउंडेशन की जानिब से, और गोल कीपर
ज़रा इसकी डिटेल हमें बताइएगा कि ये गोलकीपर का एक एक्सेप्शनल सा जो एजाज़ आपको मिला है, ये क्या मायने रखता है? Sure. Thank you so much, first of all, for calling me on the show. मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आजकल के हालात में हमारे यंग टैलेंट को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे आने का। मेरे लिए गोलकीपर इसलिए वैल्यू रखता है बिकॉज पाकिस्तान से आई वाज द ओनली वन, वैसे आई वांटेड मोर पाकिस्तानीज टू जॉइन, लेकिन मेरा आइडिया सेलेक्ट हुआ है ये ब्रिज द गैप मोबाइल एप्लीकेशन जो मेरा काम है पाकिस्तान में, उसकी बेस पे कि ये इनोवेटिव है, इफेक्टिव है और ये इस काबिल है कि स्टेट जो है वो इसको ओन कर सके। मुझे पहले भी इस पे फैमिली प्लानिंग लीडर का टाइटल मिला था फ्रॉम बिल एंड मेलिंडा गेट्स इंस्टीट्यूट, एंड दिस टाइम फाउंडेशन कॉल्ड मी एंड इनवाइटेड मी फॉर गोल कीपर्स। इसमें ये होता है कि पूरी दुनिया से गोल कीपर्स बुलाए जाते हैं जिनके बेस्ट आइडियाज़ होते हैं और वहाँ पे वो प्रेजेंट करते हैं, शेयर करते हैं, नेटवर्क करते हैं, और ये बहुत एजाज़ की बात होती है कि पाकिस्तान की तरफ से उसका नाम रोशन करना, शेयर करना अपने आइडियाज़ और दुनिया को दिखाना कि वी आल्सो हैव दैट बिल्कुल टैलेंट इन अस। नारेब, इसमें ये बड़ी अच्छी बात है कि आप ये जो एक सिनफी मसावात है इस सिलसिले के लिए आप ये अपनी एफर्ट्स हैं जो कि पुट कर रही हैं। अच्छा नारेब, ये जो ब्रिज द गैप ऐप है, थोड़ा सा मैं चाहूँगी ज़रा इसके हवाले से बताएगा, ये ऐप किस तरह की है, किस तरह से काम करती है, ताकि और लोग उनको भी जानने का मौका मिले जो अपनी कुछ एफर्ट्स इस हवाले से पुट करना चाहते हैं। श्योर। ब्रिज द गैप पाकिस्तान की पहली ऑफ इट्स काइंड एक एप्लीकेशन थी जिसमें के सारा कंटेंट था रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग, और इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें यूजुअली ऑथेंटिक रिसोर्सेज पे नहीं मिलती। सो बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिन्हें रिकग्नाइज और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसमें इंग्लिश में, उर्दू में, ऑडियो में, हर तरह के वेज में इंफॉर्मेशन मौजूद थी। इसके अलावा इसमें जितनी भी आप कह सकते हैं कि टेलीफोनिक सर्विसेज थी या जो फ्री क्लिनिक्स हैं पंजाब के, स्पेशली बिकॉज वी स्टार्टेड फ्रॉम लाहौर, 2500 क्लिनिक्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं लोगों के लिए, वो उसमें मौजूद हैं एज जियो टैग्स। तो ये जियो टैग्स होना, टेलीफोनिक सर्विसेज होना, कंटेंट होना, उसमें साथ साथ कंटेंट के एक मिनट थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ लारा, ये जो कंटेंट इसके अंदर मौजूद है, ये इन्फॉर्मेशन जिस तरह की है, थोड़ा सा ये भी एलैबोरेट कीजिएगा कि किस हवाले से सारी इन्फॉर्मेशन इसमें गैदर की गई है। ये इन्फॉर्मेशन मेरी जो फोकस था वो वुमेन हेल्थ था, तो इसमें मेरा जितना भी फोकस है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स पे था। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स पे है यहाँ पे, जो कि हर लड़के लड़की को होनी चाहिए, स्पेशली आफ्टर दे गेट मैरिड, वो हर तरह की इन्फॉर्मेशन इसमें मौजूद है। ज़बरदस्त। ये सर लारे ये बताइएगा कि इस ऐप पे आपको ये बड़ा ज़बरदस्त टाइटल भी मिल गया है, इसके डाउनलोड्स अभी तक कितने हैं, कितने लोगों तक रीच अभी तक मुमकिन हो चुकी है और इसका रिस्पांस कैसा मिल रहा है आपको? रिस्पॉन्स तो इसका बहुत ज़बरदस्त है बिकॉज आई हैव बीन ट्रेनिंग यंग पीपल सिंस 10 years और सो। तो पहले ये होता था कि जब मैं ट्रेनिंग करने जाती थी लड़की लड़कियों की, तो वो अक्सर मुझे कहते थे कि अच्छा हॉस्पिटल्स कहाँ हैं, ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी है, किधर जाएं, तो मैं आसपास के क्लिनिक्स उनसे शेयर कर लेती थी। अब ये बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि जब मैं ट्रेनिंग के बाद उनको बताती हूँ कि ओके ये एक प्लेटफॉर्म है, इस पर हर तरह की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो सर्विसेज हैं वो भी फ्री हैं, चाहे आप कॉल करें, चाहे आप जाएँ, चाहे आप पढ़ें। लेकिन जब इंसान को बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, हमारे यंग लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, तो उनको डॉक्टर से मिलना, प्लेटफॉर्म्स पे जाना थोड़ा इजी लगेगा। तो जो डाउनलोड्स हैं इस टाइम तकरीबन वो रीच, अगर मैं टोटल उसकी बात करूं, इट इज अराउंड 50,000, एंड द रीजन इज बिकॉज वी स्टार्टेड फ्रॉम लाहौर। उस टाइम बिल्कुल एक पायलट आइडिया था, मैं तो सोचा भी नहीं था इट विल गो दिस फार टू बी ऑनेस्ट, बट देन मैंने स्टेट डिपार्टमेंट्स के साथ भी काम किया इस पे, और UNFPA के साथ भी रिकग्निशन है मेरी इस आइडिया की, तो इट्स गोइंग इंशाल्लाह सही। तो आगे लारा, आपके expand करने जहन का में plan है। इसको लेकर क्या है, मतलब अभी तो माशाल्लाह से आप बता रही हैं तकरीबन 50,000 के करीब लोग हैं जो कि अटैच हो गए हैं, आगे चलकर आप इसमें मज़ीद कोई इसको एडवांस करने के लिए, मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए, या कोई आइडियाज़ जो आपके पाइपलाइन में है वो आप हमसे अगर शेयर करें? बिल्कुल। एक्चुअली अभी जितना भी है वो सारा हम लोगों ने किया था पंजाब के इर्द गिर्द। वी आर प्लानिंग कि अब हम सारा जो है वो दूसरे प्रोविंसेस में जाएं, उसमें ट्रेनिंग सेशंस भी करें और उनके जितने भी क्लिनिक्स हैं उनको भी इंगेज करें। तो हमारा प्लान है कि इसको और एडवांस करना है। सेकेंडली हम चाहते हैं हम एक स्टोर जो है, अभी हमने एक थर्ड पार्टी लिंक किया हुआ है, हम एक स्टोर भी लिंक करें ताकि थोड़ी सी जो है इसमें सस्टेनेबिलिटी आए, क्योंकि यहाँ पे यूथ को फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बहुत जो है ना इशू रहता है, क्योंकि हम लोग कोई बड़ी ऐसी बिग कॉरपोरेशन नहीं है, एक यूथ लेड ऑर्गेनाइजेशन थी एंड इट गॉट रिकग्निशन, और आइडियाज जो थे वो इंटरनेशनली चले गए। तो अब हमारा प्लान ये है कि हम इसको सस्टेनेबल बनाएं एंड ऑल्सो पंजाब से निकल के बाकी प्रोविंसेस में भी जाएं।
जी, बहुत ज़रूरी है कि आप बाकी प्रोविंसेस में आएँ, पूरा पाकिस्तान कवर करें और यकीनन उसका डाटा भी आपके पास होगा। लारेब, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर टाइटल और बहुत शुक्रिया कि आप बोल का हिस्सा बनी। थैंक यू सो मच। और बड़ी Thank you so ज़बरदस्त एक अप्रोच भी है सारिश के, आप ख़वातीन को जो है एम्पावर करने के लिए जितना ज़्यादा काम कर सकते हैं वो करें, क्योंकि हमारी बदकिस्मती समझ लीजिए माशरे की, या हमारी नाअहली कह लीजिए इसे, कि हम ख़वातीन को नहीं पढ़ाना जो है वो ये समझते हैं कि जी अगर इन्होंने पढ़ लिया तो इनका दिमाग जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, फिर घर कौन संभालेगा, बच्चे कौन देखेगा, हमारा क्या होगा। ये सोच हमें बदलनी होगी और इसके लिए जो भी काम किया जाए वो कम है। फिलहाल उसके लिए हमें ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि जी हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं वक्फा ज़रूरी है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ खेल की बात हो जाए तो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच में अब कम वक्त बचा है और अच्छी खबर ये भी है कि पाकिस्तान टीम के फिटनेस मसाइल में कमी आने लगी है। उसामा मीर बुखार और फ़खर जमान घुटने के दर्द से ठीक हो गए हैं। ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट में अपना चौथा मैच कल स्वामी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्वामी जी बिल्कुल उनके खिलाफ खेलेंगे। तो लिहाजा इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमें अब्बास शबीर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बास, वेलकम टू द शो। जी थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, सबसे पहले ये बताइएगा सर कि कैसा माहौल चल रहा है इंडिया का, क्या मेहमान नवाजियाँ सब ठीक ठाक है, सिक्योरिटी इंतजाम सही हैं? और फ़हीम को इस बात की भी खुशी है कि आपको वीज़ा मिल गया? हाँ, ये तो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। देखें वीजा तो इंडियन एम्बेसी ने देना था, इसमें तो किसी और का रोल नहीं था। रैंडमली सिक्योरिटी उन्होंने ही रोका। 8-9 लोगों के वीजे, बल्कि मैंने तो आईसीसी को विड्रॉल की ईमेल भी कर दी थी, लेकिन इत्तेफाक से लास्ट डे में इंडियन एम्बेसी से मुझे कॉल आई और मुझे इजाज वसीम बाकरी हैं हमारे बोल के कॉरेस्पॉन्डेंट लाहौर के, उनको और 8 लोगों को वीजा मिला। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अहमदाबाद पहुंचे थे पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर, लेकिन उसमें कोई इतना अच्छा हमें रिजल्ट नहीं मिल सका। लेकिन अच्छी हॉस्पिटलिटी है इंडिया में, अच्छा माहौल है। अब हम इस वक्त बेंगलोर में है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कल बड़ा अच्छा भरपूर किस्म का प्रैक्टिस सेशन हुआ 2 दिन पहले। बहुत सारी खबरें। अच्छा, प्रैक्टिस सेशन की बात कर लेते हैं, सॉरी आपको कट कर रहा हूँ यहाँ पे। कल उसामा मीर ने भी प्रैक्टिस की और फ़खर जमान ने भी की है, यानी इससे तासुर लिया जा रहा है कि आने वाले मैच में ये दोनों इन होंगे। और इमाम की तबीयत जो है वो काफ़ी नासाज थी, आप यकीनन कनेक्टेड है टीम के साथ, वहाँ पर क्या ज़मीनी हकाइक है ज़रा बताइए। देखें सीजनल बुखार था, वेदर चेंज, जब भी आप एक शहर से दूसरे शहर में आते हैं। अहमदाबाद में थोड़ा सा गर्म वेदर था, बेंगलोर में कदरे मौसम बहुत अच्छा है, बल्कि रात को आपको हल्का सा एक जैकेट भी लेना पड़ता है, की हो जाती है। तो वेदर चेंज की वजह से ये प्रॉब्लम तो एक नेचुरल होता है। हम भी और आप भी कहीं भी किसी शहर में जाते हैं तो ये एक ऑब्वियस चीज होती है कि वेदर प्रॉब्लम की वजह से कुछ ना कुछ बुखार, गला खराब हो जाता है, लेकिन कोई सीरियस इन्फेक्शन या कोई सीरियस ऐसी ये चीज तो नहीं बात थी। सब बड़ी अच्छी बात है कि वैसे कोई सीरियस चीज नहीं है। लेकिन अगर अब हम लोग ये एक्सपेक्टेशन रखें कि कल के जो 20 तारीख को मैच होने जा रहा है उसमें इमामुल हक नहीं मौजूद होंगे और उनकी जगह पर फ़खर जमान होंगे, तो फिर आप क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं फ़खर से? देखिए कल का जो मैच है ये बड़ा एक अहम मैच है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ कल एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में उतरेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान को मैच जीतना बहुत जरूरी है आगे अपना मोराल बिल्डअप करने के लिए। अफगानिस्तान ऑलरेडी अपसेट कर चुका है, अफगानिस्तान के साथ हमारा नेक्स्ट मैच है, उसके बाद चेन्नई में ही हमारा अगला मैच है। तो ये 2-3 मैचेस जो हैं ये पाकिस्तान के लिए बहुत अहम मैचेस हैं और इसमें पाकिस्तान को हर सूरत जीतना है। जहां तक आपने प्लेइंग 11 की बात की, तो प्लेइंग 11 आज मैनेजमेंट डिसाइड करेगी। आज ऑप्शनल ट्रेनिंग रखी गई है, बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। चेंज जरूर होगा, मुझे इस तरह लग रहा है, और जो बताया जा रहा है मुख्तलिफ सोर्सेज की तरफ से कि टीम में चेंज होगा। स्पिनर को जरूरी है खिलाना, क्योंकि उसामा मीर कंफर्म हो रहे हैं। देखें अफगानिस्तान ने किस तरीके से 4 स्पिनर्स खिलाकर अपसेट किया, तो जो इंडिया की विकेट्स हैं यहाँ पर स्पिनर्स को भी बहुत मदद मिलती है। स्पेशली अगर हम चेन्नई का रिकॉर्ड देखें तो चेन्नई का जो ट्रैक रिकॉर्ड है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का, इसमें पाकिस्तान
को हमेशा से एडवांटेज रही है। पाकिस्तान यहाँ पर 2 टेस्ट भी जीता है। 2013 में यहाँ पर मैं मौजूद था, चेन्नई में पाकिस्तान इंडिया का मैच था, वो भी पाकिस्तान ने जीता। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के हेड टू हेड मैचेस वर्ल्ड कप के अंदर देखें तो ठीक है, वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान से बरतरी है। 6 मैचेस ऑस्ट्रेलिया जीता है, 4 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं। लेकिन अब्बास अगर हम हेड टू हेड की बात करें, ठीक है, डे जो है वो डे जो है वो काउंट होता है। मुझे सिर्फ यहाँ पर ये पता करना है, आपने कहा कि जी पाकिस्तान के लिए जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हम इसी वर्ल्ड कप के स्टैट्स देखें तो ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल हुआ है और ऑस्ट्रेलिया के लिए ज्यादा ये जान मारने वाला मैच होगा, आपको नहीं लगता? देखें, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये जान मारने वाला मैच है और पाकिस्तान के लिए भी ये जान मारने वाला मैच है। पाकिस्तान ने इंडिया से जो शिकस्त खाई है उसके बाद अभी तक उसने कोई और मैच नहीं खेला, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपना लास्ट मैच श्रीलंका से जीती है, तो उनका थोड़ा सा मोराल अप है। लेकिन पाकिस्तान की टीम को मैं ज्यादा मार्क्स दूंगा कि पाकिस्तान किसी वक्त भी कमबैक करेगी और चेन्नई में जो कंडीशंस हैं वो बड़ी सूटेबल हैं पाकिस्तान के लिए। कल का जो प्रैक्टिस सेशन था वो भरपूर प्रैक्टिस सेशन था। जहां तक टीम में चेंजिंग का ताल्लुक है, एक चेंज मस्ट होनी है, 2 भी हो सकती है, लेकिन इस पर मैं हतमी राय आपको नहीं दे सकता। ये टीम मैनेजमेंट क्या फैसला करेगी, किसको इन करेगी, किसको आउट करेगी। शादाब के हवाले से कहा जा रहा था कि शायद शादाब को ड्रॉप किया जाए, लेकिन कल की प्रैक्टिस सेशन में शादाब ने काफी ट्रेनिंग के अंदर हिस्सा लिया। अच्छा, अब आज जाते जाते वेरी क्विकली बस ये बता दीजिएगा, एक कंट्रोवर्सी चल रही थी इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले। डिनर पे एक मीटिंग हुई थी पीसीबी चेयरमैन की, सबके साथ, सबके चेहरे बड़े लटके हुए थे, आप मौजूद थे। आपको पता है कि वाकई कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी थी, कोई ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से मोरल डाउन हो गया था? देखिए, मैं तो डिनर में मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे डिनर की इंफॉर्मेशन है जो कि अहमदाबाद में हुआ था। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ के ऑनर में वहाँ के जय शाह और बीसीसीआई की तरफ से एक डिनर अरेंज किया गया था। बड़े खुशगवार माहौल के अंदर वो डिनर हुआ। ये पहले तय हुआ था, पीसीबी की तरफ से अचानक एक ट्वीट कर दी गई कि हम इसकी डिटेल्स शेयर करेंगे, पिक्चर भी शेयर करेंगे, लेकिन बाद में ये बताया गया कि ये डिनर सिर्फ एक पर्सनल डिनर है और इसकी कोई वीडियो और कोई तस्वीर शेयर नहीं की जाएगी। खुशगवार माहौल के अंदर बातचीत हुई है। पाकिस्तान इंडिया, ठीक है जी, खुशगवार माहौल में बातचीत हुई है, खुशगवार माहौल नजर आ रहा था। जय शाह और पीसीबी चेयरमैन बहुत ज्यादा खुश थे, अलबत्ता खिलाड़ियों के चेहरे बड़े उतरे हुए थे। बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरा ये ख्याल है कि फ़हीम, समटाइम ऐसा भी होता है कि हम थोड़े जजमेंटल हुए होते हैं। ये भी तो पॉसिबल है ना कि वो वैसे ही कुछ थके हुए बैठे हों या कुछ बात ऐसी हो रही हो, खाना खाने के बाद इंसान सुस्त हो जाता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन भाई अगर आप एक फौज के सिपहसालार हैं, अगर आप एक फौज में जंगजू की हैसियत से हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है यार फिर लड़ना पड़ेगा क्या यार, तो फिर बात ये नहीं रहती है। आप वॉरियर्स हैं, आप स्पोर्ट्समैन हैं, आपके पास स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए जिसकी वजह से हम आगे बढ़े, और हमारे वाले तो अनफिट हो जाते हैं। चलें जी, देखते हैं कि मसले के साथ हैं कि आज तो ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर शाहिद नूर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, ये जो इंजरीज हमारे प्लेयर्स को हो रही हैं, स्पेशली इतने बड़े इवेंट से पहले, गो के इनको बिल्कुल फिट होना चाहिए था, क्योंकि जब पता था कि इतना बड़ा इवेंट आ रहा है, इसकी तैयारी हमें रखनी है और अपने आप को फिट रखना है और बचना है किसी भी तरह की इंजरी से। तो ऐसे में अभी खैर फिलहाल तो ये खबरें आ रही हैं कि भी बुखार भी उतर गया, घुटने की दर्द भी ठीक हो गई है, लेकिन ये जो मसाइल हैं इनकी वजह आप क्या समझते हैं? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बुलाने का। देखिए, ये आजकल जो स्पोर्ट्स हो रही है ना, ये कंप्लीट साइंस है, कंप्लीट पैकेज है। ये वन ऑफ प्ले नहीं है। इसमें इनकी न्यूट्रिशन का भी ख्याल करना पड़ता है, इनकी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल करना पड़ता है, फिटनेस का भी ख्याल करना पड़ता है, एंड इंजरी प्रिवेंशन की स्ट्रैटेजीज होती हैं। बाज़ मरतबा प्लेयर को माइनर इंजरी होती है, लेकिन वो छुपा लेता है कि हो सकता है कि मुझे एक टीम से आउट कर दिया जाए, एंड माइनर इंजरी के साथ खेलता है, फर्दर इंजरीज हो जाती हैं। ठीक है, वार्म अप, स्ट्रेचिंग, फिजियोथेरेपी, अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन जो है ना, वो हमारे लिए एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। दूसरी ये चीज़ है कि गवर्नमेंट की तरफ से कितनी सपोर्ट है इनकी न्यूट्रिशन की। जो लोग दूसरी डेवलप कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, वो चाहे टीम में हो या ना हो, उनकी लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। पाकिस्तान में जो एक प्लेयर टीम के अंदर है और टीम के बाहर है, उसके सोशल एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। हमारे प्लेयर जो हैं वो ये समझते हैं कि उनको अब जो ना बड़े इंस्टीट्यूशंस में, पीआईए में और कस्टम में इनको जॉब्स नहीं है, इनकी प्रोफेशन की सिक्योरिटी नहीं है, तो दे आर अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो मेंटल फिटनेस भी ज़रूरत है, न्यूट्रिशनल फिटनेस भी ज़रूरत है,
एंड स्पेशलाइज्ड ट्रेनर भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा देखिए डॉक्टर फास्ट साहब, ब्रेक बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे खिलाड़ियों को जो इंजरीज होती हैं, खैर दुनिया भर के खिलाड़ियों को होती हैं, आप खेल में आएंगे तो डेफिनेटली इंजरी तो होगी, इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, लेकिन इसकी रिकवरी में हम जो वक्त ज़ाया कर देते हैं, जैसे कि आपने बताया भी कि जी इंजरी अगर छोटी मोटी हो जाती है तो उसे छुपा लेते हैं, फिर आगे जा कर के वो बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाती है, जैसे शाहीन के साथ हुआ, उनके ऑपरेट करना पड़ा, इतनी सिवियर हो गई उनकी इंजरी, और वो अब वर्ल्ड कप का हिस्सा भी नहीं है, जिसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि इस इंजरी को इंडिकेट करने के लिए जो पीरियड चाहिए होता है वो किस नौइयत की है, कितने अरसे में कवर होगी, और ये मेजॉरिटी की जो आती है इंजरी वो किस नौइयत की होती है? देखिए जो प्लेयर है ना, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी होती है जो प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट टीम में होता है, वो असेस करे एंड वो इंडिकेट करे कि दिस इज बियॉन्ड माइनर इंजरी एंड द पेशेंट हैज टू बी सीन बाय एन ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो वो स्पेशलिस्ट देखे और सर कथा clearance कलामी दे की कि माफी, देखिए। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि अगर हम इनिशियली देखें, मिसाल के तौर पे अगर मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं और मैं कोई कैच करने की कोशिश करता हूं और मेरी फिंगर जो है वो इंजर्ड हो जाती है, अब ये फ्रैक्चर है, हेयर लाइन है, या फिर ये सिर्फ मसल जो है वो फट गया है, डिसलोकेट हो गया, कुछ भी हो गया, इन चीज़ों को किस तरीके से एक आम आदमी लोकेट कर सकता है अगर मुझे खुद से एग्जामिन करना हो तो? देखिए खुद से आप एग्जामिन तो बहुत आसान है ना, आप हाथ को चला के देखें और बॉल को पकड़ के देखें, एक कैच पकड़ते हुए गिर गए हैं, आप खड़े हो जाते हैं, चलने लगते हैं, अगर सिवियर इंजरी हड्डी टूट जाती है तो आप हिला भी नहीं सकते। ओके, तो ये तो एक माइनर चीजें होती हैं। सेकंड लाइन पे आपका फिजियोथेरेपिस्ट होता है, थर्ड लाइन पे जो होता है वो एक स्पेशलिस्ट सर्जन होता है। अच्छा वैसे हम लोग डॉक्टर साहब इतने एडवांस हैं, हमारे पास कौन सा ऐसा इलाज है जो नहीं मौजूद पाकिस्तान में, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि यही खिलाड़ी अपने इलाज के लिए इस तरह भी वक्त ज़ाया हो जाता है कि बाहर के ममालिक का रुख करते हैं कि जी लंदन अमेरिका जाएंगे तो वहीं पर इनकी इंजरीज़ का हल निकलेगा, ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा क्यों है? देखिए आप अगर देखें अपनी टीम में बहुत सारे जो हमारे प्लेयर हैं वो एक गली से निकले हैं, एक स्मॉल बैकग्राउंड से निकले हैं, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी वो सिर्फ मेहनत से निकले हैं। ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, न्यूजीलैंड में चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, वहाँ इनकी एकेडमी होती है, एकेडमी से ले प्रोफेशनली निकलते हैं। यहाँ हमारे यहाँ एक सुपरस्टार टैलेंट होता है जो कि निकलता है, अब वो फिजिकली फिट है कि नहीं है। तो सिस्टम हमारे यहाँ इतना डेवलप नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह हमारे यहाँ टैलेंट बेइंतहा है। उस टैलेंट को जो है ना, जिस तरह आप इंजरी की बात करें, इन द प्रीवियस फ्यू मंथ्स आप देखें कि बैक टू बैक जो है टूर्नामेंट्स हुए हैं, बिल्कुल। तो हम एग्जॉस्ट भी ना करें। किसी भी प्लेयर जो है, जो फास्ट बॉलर हैं, उनके इंजरी के चांसेस होते हैं। अब वो टेस्ट मैच भी खेल रहा है, वनडे भी खेल रहा है, 2020 भी खेल रहा है, लीग मैच भी खेल रहा है, उनको रेस्ट, अगर किसी भी आप पर्सनल ट्रेनर से बात करें ना, आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो रोज नहीं करते हैं, आपको मसल की इंजरी एंड स्ट्रेंथ को रिकवर करने के लिए टाइम देना पड़ता है। अदरवाइज एक गाड़ी है रोज 24 घंटे आप नहीं चला सकते। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि आप इस वक्त तिब की दुनिया में मेडिकल आलात की आसान और मुनासिब कीमत पर तैयारी और इसकी मार्केट में फ़रोख्त के हवाले से भी काम कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएगा कि इस हवाले से हम लोग कितना आगे हैं और आप लोगों को कोई मुश्किल तो नहीं पेश आ रही इस काम में? बहुत शुक्रिया। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, लियाकत में हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट हूँ। एक हमने फाउंडेशन, उसका नाम है समान शिफा फाउंडेशन। इसका हमने टारगेट सिर्फ पाकिस्तान नहीं रखा है, ग्लोबल रखा है, और इसका विजन है अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल हेल्थ केयर फॉर ह्यूमैनिटी। इसका मतलब ये है कि तमाम इंसानियत के लिए ये जो हेल्थ केयर है वो आसानी से दस्तयाब हो जाए। ठीक है, अब ये कैसे मुमकिन है? अगर ये मुमकिन ये है कि गवर्नमेंट एक फंडिंग करे, सबके लिए फ्री हो जाए, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में और दूसरी डेवलपिंग कंट्री में नियर फ्यूचर में नज़र नहीं आता है। पाकिस्तान में हमने ये स्ट्रैटेजी बनाई है कि हम जितने भी तिब्बी आलात हैं जिनको मेडिकल डिवाइस कहते हैं, ये सिरिंज भी मेडिकल डिवाइस है, एक्सरे की मशीन, सीटी स्कैन, इम्प्लांट मेडिकल डिवाइस है, उसको हम पाकिस्तान में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाएं। इसका फ़ायदा क्या होगा? पाकिस्तान तकरीबन $1 बिलियन की मेडिकल डिवाइस हर साल इंपोर्ट करता है। पाकिस्तान की इकॉनमी आप देखें, उसमें रुपए की वैल्यू कहाँ जा रही है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, जितने भी चैरिटेबल हॉस्पिटल हैं, फॉर एग्जांपल इंडस सही। हॉस्पिटल नेटवर्क है, इनको ये चीजें, तो हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि ये चीजें लोकली पाकिस्तान में बिल्कुल जी, हमारी इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी, स्टैंडर्ड पे बन आपकी जाए। स्ट्रैटेजी यही है कि ये चीज़ें जो हैं वो लोकली बननी चाहिए और एक आसान कीमत, मुनासिब कीमत पर बननी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़ी ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे हमें मिली है, हमारे प्लेयर्स को लेकर के भी और सारी जो क्रिकेट खेलते हैं उनको लेकर भी। एक वक्फा प्रोग्राम में शामिल करेंगे, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। इस्तकबाल की तैयारियां मीनार पाकिस्तान पर अपने उरूज पर है। अब तक कितनी तैयारी हो चुकी है ये भी हम आपको बताते हैं। फातिमा शिराजी हमें मीनार पाकिस्तान से ज्वाइन कर चुकी हैं, उनसे पूछते हैं कि वहाँ पर क्या हालात और वाक़यात हैं। जी फातिमा, मीनार पाकिस्तान से वहीं में इलेक्शन मुहिम का आगाज हो रहा है और बड़ी तादाद में एक्सपेक्टेशन है कि आवाम घरों से निकलेगी और ये पावर शो होगा। सैरिश, ये जलसा जो है वो बताएगा कि क्या होने जा रहा है और क्या नहीं हो रहा। फातिमा वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी फातिमा, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं मीनार पाकिस्तान स्टेज के ऊपर, जहाँ आज से 2 रोज़ बाद जो है वो इस्तकबाल की तैयारियाँ की जा रही हैं मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की। मेरा कैमरामैन जुनेद अगर आपको दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि किस तरह मुकम्मल तौर पे तैयारियां की जा चुकी हैं, लाइट्स लग चुकी हैं और बाकायदा स्टेज तैयार हो चुका है। इस वक्त मैं स्टेज पे मौजूद हूँ और पंडाल बहुत बड़ा है और मुस्लिम लीग नून का ये दावा है कि यहाँ से शादरा और दाता दरबार की साइड पे मुकम्मल जैम पैक होगा और कभी इम्कान है कि लाखों की तादाद में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया जाए। ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ का जो तैयारा है वो इस्लामाबाद लैंड करेगा। अभी वो सऊदीया में मौजूद हैं। सऊदीया से वो दुबई आएंगे और दुबई से वो 150 कारकुनान के साथ उनका खुसूसी तैयारा जो है वो इस्लामाबाद लैंड करेगा, जिसमें सहाफ़ी भी शामिल होंगे और फिर इस्लामाबाद में आधे घंटे के स्टे के बाद वो लाहौर तशरीफ़ लाएंगे और यहाँ आकर कौम से खिताब करेंगे और जलसे की तैयारियां भरपूर जारी हैं। और अगर बात की जाए सिक्योरिटी की तो चारों अतराफ़ में जो है वो खारदार झाड़ियां लगाई गई हैं ताकि सिक्योरिटी रहे और मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं लाहौर के सैफ मुल्क होकर, उनकी जो मरकज़ी क़यादत है वो इस जलसे को देख रही है और सारी तैयारियाँ यहाँ पर तैयारियां भरपूर हैं। 2 दिन पहले ही एक बड़ा सा स्टेज लग चुका है और मैंने उसके पीछे पढ़ा है, जो पैनाफ्लेक्स लगा हुआ उस पर लिखा हुआ है आएगा और फिर से सब ठीक करेगा। तो लिहाजा मियां साहब की वापसी जो कि मुतवक्किया 21 तारीख को पहले इस्लामाबाद से फिर इंशाल्लाह वो लाहौर तशरीफ लाएंगे। ऐसा ही है। एन मुमकिन जैसे कि बातें चल रही थी कि वो पहले इस्लामाबाद जाएंगे, अब वो स्टे आधे घंटे का होता है या 3 घंटे का या 4 घंटे का, जैसे ही मामला तय हो जाएंगे वो लाहौर वापस आ जाएंगे। लेकिन ऐलान जिसका इंतजार है वो ये है कि वो बाय रोड वापस आएंगे या उसी खुसूसी तैयारे से लैंड करेंगे लाहौर में। ये एक बड़ी बात होगी। फिलहाल शामिल कर रहे हैं एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, पूरी दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाजरीन। और अब एक और आपके साथ जो है वो न्यूज़ शेयर करते हैं कि जी ईमानदारी हो, लगन हो और नीयत अच्छी हो तो हमारे मुल्क में भी बहुत से मुश्किल काम आसान हो सकते हैं। बिलखुसूस मेडिकल फील्ड में कुछ ऐसा ही हुआ है। कराची कोरंगी में मौजूद सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट का शानदार कारनामा यह है कि पहली बार एक रोज़ के नौमौलूद बच्चे के दिल की कामयाब सर्जरी की गई है और 36 घंटों तक तवील सर्जरी के दौरान दिल की उल्टी शरियानों को दुरुस्त किया गया, जो अपनी नौइयत का मुनफरिद ऑपरेशन था। बच्चे की इस कामयाब सर्जरी पर डॉक्टर अर्जुमंद और कोरंगी के सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ का स्टाफ को मुबारकबाद, और वो मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं। बिल्कुल फ़हीम, बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और ये प्रोसीजर जो हुआ है ये बड़ा कामयाब प्रोसीजर हुआ है। 36 घंटे तवील ये प्रोसीजर था और इसी पर बात करने के लिए माहिर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्जुमंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनको हम खुश आमदेद कहेंगे शो में। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। ये बताइएगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कोरंगी में पहली बार किसी नौमौलूद का एक कामयाब ऑपरेशन हुआ है, क्या कहेंगे आप इस कामयाबी पर? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, थोड़ी सी इसमें करेक्शन है, वो ये है कि ये 36 घंटे पे मुहित प्रोसीजर नहीं था, एक्चुअली सर्जरी नहीं थी, ये एक प्रोसीजर था। 36 घंटे की उम्र पे एक बच्चा आया और इसमें हॉस्पिटल और उसकी इंतज़ामिया को ख़ास तौर पे मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चा जब आया उस वक्त इसका ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम था, जिसमें फिर एकोकार्डियोग्राफी वहाँ पे की गई हॉस्पिटल में और पता चला कि इसकी शरियानें उल्टी लगी हुई हैं। जो दिल का दायां खाना होता है वहाँ से जो शरियान निकल के जाती है वो फेफड़ों की तरफ जाती है, और दिल का जो बायां खाना होता है वहाँ से जो शरियान निकल के जाती है वो जिस्म की तरफ जाती है। तो इसकी शरियानें बिल्कुल उल्टी लगी हुई थी और इसलिए इसका जिस्म में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा कम था। अब इस सूरत में जो है लाइफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है अनलेस के वहाँ पे कोई शंटिंग ना हो। तो दिल के जो 4 खाने होते हैं, जो ऊपर वाला खाना होता है उसमें एक छोटा सा सुराख होता है, तो हम करते ये हैं। और जो प्रोसीजर जो वहाँ पे किया गया और जैसे मैंने कहा है कि हॉस्पिटल की इंतज़ामिया को मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कम टाइम में मुझे चीज़ें प्रोवाइड की और वहाँ पर हमने फिर ये प्रोसीजर किया जिसको हम पेरिनेटल सेप्टोटमी कहते हैं। हमने ये किया कि एंजियोग्राफी के ज़रिए इसका जो दिल के ऊपर वाले जो खाने के दरमियान में पर्दा होता है वहाँ पे सुराख बड़ा किया, तो उसके बाद इसका ऑक्सीजन का लेवल बेहतर हो गया। तो बेहतर होने के बाद जाहिर है इसको जो है करेक्टिव सर्जरी की ज़रूरत पड़ी, जो कि इसको फिर दूसरे हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। उसके बाद वहाँ पे इसकी करेक्टिव सर्जरी हुई है। तो ये कहना कि मतलब अच्छा डॉक्टर साहब, यानी ये एक करेक्शन जो आपने की है वो मैं भी नाजरीन के लिए दोहरा देता हूँ कि बच्चे की उम्र 36 घंटे थी, प्रोसीजर जो है वो 36 घंटे का नहीं था। प्रोसीजर कितनी देर का था ये भी फिर आप करेक्ट कर दीजिए जरा। जी, टोटल प्रोसीजर इट टुक अबाउट मतलब प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग जो है वो तकरीबन मे बी 45 मिनट्स टू 1 आवर। अच्छा, ओके जी। और ये जो बच्चे की सर्जरी हुई है, आप ये बताइएगा कि एक जाहिर सी बात है नौमौलूद बच्चा है, और बड़ों में और बच्चों की सर्जरी के अंदर क्या डिफरेंस जो है वो ज्यादा वाज़ेह रहता है, क्या मुश्किलात पेश आती हैं, जरा उसे भी हाईलाइट कीजिए प्लीज। देखें, आप अगर दिल का साइज देखें तो दिल का साइज इतना होता है जितना हाथ की मुट्ठी होती है। बिल्कुल। तो आप छोटे बच्चे का जो 36 घंटे का बच्चा है उसका आप मुट्ठी उसकी देख लें, उसका दिल का साइज इतना होता है। और उस दिल के अंदर जाना, कैथेटर दाखिल करना, फिर उसके अंदर वो सुराख जो है ना बनाना, बिल्कुल। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा ये प्रोसीजर डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे रेशो बताएंगे कि इस तरह के केसेस कितनी तादाद से आते हैं और इस पर काम कब से हो रहा है, अभी क्या सिचुएशन है? जी देखें, कराची की अगर आप जस्ट पॉपुलेशन देखें तो इस 26 मिलियन पॉपुलेशन एटलीस्ट है। तो इसमें जो है जो अब तक पिछले साल के दौरान में जो ऑपरेशन किए गए वो तकरीबन 8 से 10 हैं, लेकिन ज़्यादातर जो नहीं हुए, जो कि मुझे अपने मेडिकल बैकग्राउंड नॉलेज की वजह से पता है कि ज़्यादातर बच्चे एक्चुअली मर जाते हैं। वो डायग्नोसिस होने से पहले ही मतलब हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाते कि उनको पता चल सके। तो जैसा मैंने इस केस में बताया कि मतलब डायग्नोसिस इतनी जल्दी हुई और फिर उसके बाद इसका प्रोसीजर इतनी जल्दी हुआ, क्योंकि अगर ये प्रोसीजर उसी वक्त ना होता। ये जो बच्चों के मरने की आपने बात की है जिनका पता नहीं चलता है, सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूं, लेकिन ये बता दीजिएगा क्या ये वो उनकी तादाद उन लोगों में ज्यादा है जो प्राइवेट मैटरनिटी होम्स में ये डिलीवरीज होती हैं, क्या वहां से ये तादाद ज्यादा होती है क्योंकि वहां ये फैसिलिटीज नहीं होती कि वो बच्चों को डायग्नोज कर पाए? जी, ज्यादातर यही केस है कि जो प्राइवेट डिलीवरीज हो रही हैं वहाँ पे पता नहीं चलता। दूसरा ये है कि मतलब हमारे पास जो कंजेनिटल कार्डियक सर्विसेज हैं वो काफी कम है। आप देख लें कि पब्लिक सेक्टर में कराची में सिर्फ 2 हॉस्पिटल, एक NICVD है और दूसरा अभी शुरू हुआ है SIUT, जबकि कराची की पॉपुलेशन के लिए एटलीस्ट 4 NICVD टाइप के हॉस्पिटल्स चाहिए। तो आई होप कि मतलब इन फ्यूचर जो है गवर्नमेंट इस पे तवज्जो देगी, क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे बगैर डायग्नोसिस के ही मर जाते हैं। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब हम इस हवाले से कितने एडवांस हैं? मैंने ये भी देखा कि अब तो फीटो मैटरनल यूनिट्स भी बन चुके हैं कि जिसमें माँ के पेट में ही बच्चों के इस तरह के प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है, फिर उनको पैदाइश के फौरी बाद उसको ट्रीट किया जाता है, डायग्नोसिस पहले ही हो जाता है। इस हवाले से बताइएगा। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही कम यूनिट्स है ना।
जहाँ पे मतलब कार्डियक यूनिट्स जहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं वो फीटल एकोकार्डियोग्राम करते हैं, उस पे डायग्नोसिस होती है। फिर उसके बाद एक्चुअली जो बर्थ के बाद डिपेंड करता है कि मतलब इतनी हमारे पास फैसिलिटीज है कि हम उसको कॉम्प्लेक्स केसेस की सर्जरी कर सकें। जैसा मैंने बताया कि कराची में जस्ट ओनली मतलब दो भी इंस्टीट्यूट हैं पब्लिक सेक्टर में, और उसमें भी मतलब काफी लिमिटेड मतलब काम हो रहा है, तो इतना ज्यादा काम नहीं हो रहा। ये जिस तरह का ये वाली जो कंडीशन जो अभी हमने बयान की, ये करेक्टेबल कंडीशन है, और जिसके बाद सर्जरी के बाद बच्चा बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारता है। बिल्कुल जी, दुरुस्त। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ एक मरतबा फिर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आपने जो ये सक्सेसफुल किया है इसके आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, आपकी पूरी टीम, आपके हॉस्पिटल का अमला, और आप भी एक हीरो पाकिस्तानी हैं। क्यों सरिश? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है, और हमारे पास तो बड़ी बेशुमार ऐसे हीरोज़ मौजूद हैं, और पाकिस्तान की जो ज़मीन है ये बड़ी ज़रखेज़ है। अभी मैं जिनसे मिलवाने वाली हूँ वो हैं हिरा शराज यूसुफजई, जिनका ताल्लुक केपी से है। 30 नवंबर से जद्दा में शुरू होने वाली रेड सी फिल्म फेस्टिवल में उन्होंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को। उनकी शॉर्ट फिल्म है सोलोशिया, जो कि सी फिल्म फेस्टिवल के लिए मुंतखब हुई है, जो कि शेल्टर होम में रहने वाली ख़वातीन के गिर्द घूमती है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 14 फिल्मों को चुना गया, जिनमें से हिरा शराज की ये शॉर्ट फिल्म सोलोशिया अभी मुंतखब फिल्मों का हिस्सा बनी है, और हम आपसे उनकी अब मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अच्छा हिरा, कैसा महसूस हो रहा है आपको अब जबकि आपकी ये मूवी सिलेक्ट भी हो गई है और माशाल्लाह से आगे चलकर जाहिर है इसको अवार्ड भी मिलेगा, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि लाइक हम लोगों को जब लाइक पता चला कि हमारे सोलेशिया जो है वो सेलेक्ट हुई है, हमारी फिल्म उस टाइम पोस्ट प्रोडक्शन में थी, तो like we were not expecting it. I mean, we were expecting it, like, and it was not like in its finished product. So I think story की content की वजह से it got its recognition. So we're अच्छा हिरा, अगर कंटेंट की बात की जाए तो ज़रा हमें बताइए ब्रीफली कि किस नौयत की मूवी है, दारुल अमान के ऊपर आपने ये मूवी बनाई है, और कैसे आपको ये आइडिया आया, कैसे जनरेट हुआ, स्टोरी बोर्डिंग कैसे हुई, और किस तरीके से आपने फिर इस फिल्म को जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया? So basically, जो story है सोलेशा की, वो it follows a woman, and she's in a displacement camp in Pakistan, और ये जो एक dystopian setting में है, and it reflects the lives of those that are displaced. So ये story थी, and इसका process ये था कि he started with the script, like I worked with I co-wrote it with Jonathan Sonnenberg, and then like our producer Hira Faruqi worked on it, and Zayan Agha worked on it, or like screenplay हमने तैयार किया, then we started the pre-production, and the interesting thing is कि like it was a blend of मतलब US की भी टीम थी और पाकिस्तान की भी टीम थी, so it was like a good combination. ओके, अच्छा मुझे एक चीज़ और बताइएगा हिरा, कि जब भी हम बात करते हैं फेस्टिवल मूवीज़ की, मोस्टली ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान से ज़्यादातर फेस्टिवल में वो मूवीज़ जाती हैं जिनके टॉपिक बड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं। इसकी कोई ख़ास वजह है, या फिर इन टॉपिक्स को चुना जाता है जो कि ज़्यादातर जो है इनकी नॉइस क्रिएट हो? क्या रीज़न क्या है इसका? I don't think it's a controversial subject, and I think I mean, I don't think it's a controversial subject, nor do I think controversial subjects get selected. I think it's just that, you know, they are maybe of good quality, in my opinion. अच्छा हिरा, अब ये बताइएगा कि ठीक है, ये आइडिया आपने बताया कि आपको कैसे आया, ये जो सोलेशिया नाम है ये भी बड़ा अलग सा नाम है, मैंने इससे पहले कभी मूवीज के इस तरह के टाइटल्स नहीं सुने या नाम नहीं पढ़े, ये नाम कैसे रखा गया है? ये बेसिकली like ये जो नाम है इसका, it's not very direct, it's more metaphorical, like थोड़ा symbolic, and it basically like it symbolizes a shell, or it means like compensating someone for something.
ओके, सो इट्स Yes. लाइक ए शेल। चले ठीक है, आप ये कह रही हैं कि ये जी। टॉपिक जो है वो कंट्रोवर्शियल नहीं है। ओके ठीक है, आउटकम इसका हो सकता है कि एक नज़रिया ऐसा हो, क्रिटिक्स के हिसाब से बात अगर की जाए तो उसमें शायद ये फॉल कर सकता है। अच्छा, इसकी बात करते हैं, जो फिल्मिंग हुई है, आपने जो इसको पिक्चराइज किया है, जो कैमरा वर्क इसमें यूज़ हुआ है, मैं चाहूँगा कि ज़रा टेक्निकली भी हमें पता चल जाए कि ये कितनी साउंड मूवी है, क्योंकि इसका आउटकम बहुत अच्छा आ रहा है जो रिजल्ट हम देख रहे हैं। तो किस टेक्नोलॉजी पे कौन सा कैमरा यूज़ हुआ है, ज़रा ये भी बताइएगा। ब्लैक मैजिक पे आपने इसे शूट किया है, एलेक्सा पे शूट किया है, क्या इसकी टेक्निकल डिटेल्स थोड़ी सी हमारे साथ शेयर करें प्लीज। हाँ, सो ये जो है इट वाज शॉट ऑन अ रेड कैमरा पे ये शूट हुआ है। ओके, और इसकी जो सिनेमाटोग्राफर है वो तासीर अली है, who is one of the best cinematographers in Pakistan, और वो he is very talented, so he was the one who did the cinematography for this. ओके। अच्छा, इस मूवी को देख के, इसके जो हमने क्लिप्स देखे हैं, अभी तक मूवी हमने नहीं देखी, क्लिप्स देख के ऐसा लग रहा है कि समहाउ यू आर इंस्पायर्ड बाय ईरानियन सिनेमा। तो क्या ये हकीकत है, वाकई आप Yes, इंस्पायर्ड हैं? that's very interesting because Iranian cinema is really like, you know, they talk about like it's a lens of I mean it's a critique on, like, you know, on society, on culture, and like it's a very So like let's share your realistic favorite portrait. Iranian movie. There's no one like particular Iranian film, but I think अच्छा, मुझे ये बताइएगा, Kiarostami कोई एक आध is a मूवी तो really इंस्पायर good करती है ना film. आपको किसी ना किसी I इंडस्ट्री think से। everything that Abbas Kiarostami has made is really poignant. अच्छा हिरा, अब Yes. मुझे ये बताइएगा कि इस मूवी में आप लोगों ने कुछ सोशल मैसेज भी देने की कोशिश यकीनी तौर पर की होगी, कुछ उस हवाले से हमें बताएंगी आप? So basically, like everything that I worked on, it's for like, I mean, you said it's, I mean, controversial subjects. No, I mean, everything that I basically work on, like it's, I mean, the subject matter is like, matlab, women's rights. So like this is about, like, you know, displacement, and it's a critique on displacement. अच्छा, Or अभी जो I also work on like climate change and like subjects like these that like, you know, that are like of good for society. Yes. सही, अभी जिस तरह का कंटेंट क्रिएट हो रहा है हिरा, आपका क्या ख्याल है, जो पाकिस्तान में मूवीज़ इस वक्त बन रही हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कल्चर को या तो प्रमोट किया जाता है कि शादियाँ, रोमांस, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, ये चीज़ें ज़्यादा प्रमोट की जाती हैं। आपके ख्याल में ये जो कंटेंट है वो अब इस तरह का क्रिएट होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि सोशल इश्यूज़ जितने बढ़ गए हैं या फिर ये प्रॉब्लम्स जितनी बढ़ चुकी हैं, बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं, बहुत सारे केसेस रिपोर्ट नहीं होते, किसी के साथ क्या हो रहा है नहीं मालूम। आपका क्या ख्याल है, इस तरह कंटेंट क्रिएट अब करना कितना ज़रूरी है, ख़ासतौर पे मूवीज़ के थ्रू मैसेजिंग करना? I think definitely it is important. I mean, it can, like, you know, drive revolution, especially documentaries are really important because they can really influence the government to make change. I don't really have any comment on, okay, like, you know, what kind of content is made in Pakistan, because like that's not my concern. What we do is very different. Like it's not just about, like, you know, making something creative, but making something that is good. आई थिंक we don't make यहाँ anything पर for जो है वो ये बात entertainment. वादे करना ज़्यादा ज़रूरी होगा कि हम कमर्शियल सिनेमा, एंटरटेनमेंट सिनेमा को जो है वो हमारी इंडस्ट्री फॉलो कर रही है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री अभी तक बनी नहीं है। अभी हम अपनी इंडस्ट्री को बना रहे हैं, जिसकी वजह से हम कमर्शियल सिनेमा पे ज़्यादा फोकस करते हैं। पैरेलल सिनेमा जाहिर सी बात है हमारे पड़ोसियों ने बना लिया है, पूरी दुनिया में बना हुआ है। फ्रेंच सिनेमा इज़ अ पैरेलल सिनेमा, आपके पास कोरियन सिनेमा है जो कि बहुत बड़ी मिसाल है पैरेलल सिनेमा की, लेकिन उनका सिनेमा तैयार होने के बाद, कमर्शियल बनने के बाद उन्होंने पैरेलल सिनेमा का रुख किया है। हम भी जब उस तरफ जाएंगे, और अभी जा रहे हैं, आपका ये जो शाहकार है ये भी, और इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि फेस्टिवल में जाते हैं लेकिन कमर्शियल सिनेमा में इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि अभी हमारी इंडस्ट्री पैरेलल सिनेमा के लिए तैयार नहीं है। दैट्स व्हाट आई थिंक। डू यू एग्री? Yeah, I mean, yes, I do agree, but yes, I agree, but which is why I think these festivals they're really good, because they are like a good way to showcase your work. Or इसके अलावा, like, even I think the documentary like, you know, films are really important. I mean, and because documentary films are something जो कि आप cinemas में नहीं देखते, so I'm not really like pro cinema, to be honest. Like I think that these should be like in festivals. This is how they can be respected. Even documentaries. चलें। Yes.
थैंक यू सो मच हिरा शराज फॉर योर टाइम और कीप शाइनिंग। ऐसे ही कंटेंट क्रिएट करती रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करती रहें। बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फहीम बहुत मूवीज देखते हैं नाज़रीन, मेरा काम यही है चाइनीज क्या, इंडियन क्या, हॉलीवुड, बॉलीवुड। अच्छा, जो लोग मुझे देख रहे हैं और जानते होंगे उन्हें मालूम होगा कि आई एम अ मूवी पर्सन और मेरा ताल्लुक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ज़्यादा रहा है, न्यूज़ इंडस्ट्री में। अब आप मुझे देख रहे हैं कुछ सालों से, पर यह है कि आई बीन एन एक्टर। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको अपनी मूवी का नाम भी बताऊंगा, आप वो मेरी मूवीज भी देखिएगा। आई हैव बीन देयर, वर्क देयर, तो डेफिनेटली देखिएगा। आप भी देखिए, गूगल कर लीजिए। तब तक एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात होगी तो मेरी मूवी डिस्कस करेंगे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मुहम्मद का खुदा है। अल्लाहू हू हू अल्लाहू 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 ये ज़मीं जब ना थी, ये जहां जब ना था, चांद सूरज ना थे, आसमां जब ना था, वो राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, मेराज में अर्श तक मुस्तफा पहुँचे तब ना माबूदो बंदे में पर्दा रहा। सब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, शान या वहदाहू ला इलाहा, ला इलाहा तेरी शान 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 ला इलाहा। तू जो हर गान नई शान दिखा देता है, तू जो हर गान नई शान दिखा देता है, दीदाए शौक को हैरान बना देता है, दीदाए शौक को हैरान शान 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 ला इलाहा, ला इलाहा तेरी शान या वहदाहू, तू ख्यालो तजस्सुस हुए अर्ज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज़ तू, क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बेहतरीन।
सुभान अल्लाह तो जी, जनाब बेहतरीन। क्या बात है, उस्ताद खालिद खान साहब इस वक्त हमारे क्या बात साथ मौजूद हैं और अक्टूबर का महीना है और इनके उस्ताद की सालगिरह इस महीने में आपको पता है मनाई जाती है। 13 अक्टूबर को नुसरत फ़तेह अली खान की सालगिरह का दिन था और आज उनको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए खालिद साहब ने भी कुछ ऐसा तैयार किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हमने इनको दावत दी तो शुरुआत तो कुछ इस तरह से हुई, आपने सुना कि क्या ज़बरदस्त इनकी आवाज़ है और क्या गाते हैं। तो जो ट्रिब्यूट आपने पेश किया, ये ख्याल आपको अचानक से आया या सोचा हुआ था कि मैंने इस बार करना है? नहीं मतलब खान साहब, सबसे पहले तो आपका और आपकी इस तमाम टीम का शुक्रिया, आपने हमें बुलाया। ये अक्टूबर में खान साहब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बर्थडे का ये 13 अक्टूबर को है, तो ट्रिब्यूट मैंने किया था खान साहब को, काली काली जुल्फ़ों के फंदे में डालो। तो बेसिकली मैं खान साहब उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब का स्टूडेंट हूँ। अच्छा अच्छा, तो हमारे उस्ताद घराना है, तो दादा उस्ताद हो गए फिर जी वो। जी जी, दादा उस्ताद की बात हो रही है बेशक जी, बेशक उन्हीं का ही है सब। मैं ये चाहूँगा खालिद भाई कि अब दादा उस्ताद की जहाँ बात निकल ही आई है, तो जो आपने ट्रिब्यूट दिया है ना, उसकी चंद लाइनें हो जाएं। जी जी, मैं आपको ट्रिब्यूट के जरिए ही जब पता चलेगा ना, वो फिर दिल से जब बात निकलती है असर रखती है, श्योर श्योर। डायरेक्ट हो जाए। जो नजर आर पार हो जाए, जो नजर आर पार हो जाए, वही दिल का करार हो जाए। और अपनी जुल्फों का डाल दो साया, तीरगी खुशगवार हो जाए। भूल हो जाती है यूं तैश में आया न करो, फासले खत्म करो, बात बढ़ाया न करो। और ये निगाहें, ये इशारे, ये अदाएं तौबा, अजीन शराबों को सरेआम लुटाया ना करो। संभालो जरा अपना चल गुलाबी, संभालो दिखाओ ना हंस हंस के आंखें शराबी, दिखाओ सलूक इनका दुनिया में अच्छा नहीं है, हसीनों पे हमको भरोसा नहीं है, हसीनों उठाते हैं नजरें तो गिरती है बिजली, अदा जो भी निकली कयामत ही निकली। जहां तुमने चेहरे से आंचल हटाया, वही अहले दिल को तमाशा बनाया, वही खुदा के लिए हम पे डोरे न डालो, हमें जिंदा रहने ऐ हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, काली काली ना छेड़ो हम सताए हुए हैं, ना छेड़ो बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम खूब बह
पहचानते हैं सितमगर, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी बस दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेब मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्हें को मुबारक, ये रंगी तुम्हारी जवानी तुम्हें को मुबारक, तुम्हारी हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने है हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के क्या बात है, क्या जंजीर में जुल्फों की उलझ जाने को क्या कहिए, जंजीर में जुल्फों, जंजीर में जुल्फों की उलझ जाने को क्या कहिए, जंजीर में जुल्फों, दीवाना मेरा दिल है, दीवाना मेरा, दीवाना को क्या कहिए, काली काली हमें जिंदा रहने है हुस्न वालो, हमें जिंदा रहने दो, बस हमें जिंदा रहने है हुस्न वालो। क्या बात है जी खालिद भाई, यानी आपने इस कलाम का इंतखाब भी उनके लिए कर दिया जो शदीद दिलजले हैं। ये दिलजलों को डेडिकेट कर दिया आपने। टिकटॉक के ऊपर शदीद वीडियोस इसकी चल रही होती है, इंस्टा पे भी, हर जगह, मतलब आजकल ऐसा लेटेस्ट हुआ है। और ये डायरेक्ट जो आपने इसका जो अंतरा पढ़ा था ना, बस समझ लें यही चल रहा है आजकल, खतरनाक लेवल पे, और बेहतरीन डेडिकेशन है सर, बेहतरीन। शुक्रिया। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ज़रा बताइएगा अपने बारे में भी कि आपको ये शौक़ किस तरह से हुआ, और फिर आपने सहारा क्या सोशल मीडिया का ही लिया है, या फिर इसके अलावा भी इस तरह महफिलों में भी गा रहे हैं, या फिर इस तरह हम लोग प्रोडक्शन करते हैं अपनी, ऑडियो वीडियो हमारी अपनी ऑडियो प्रोडक्शन है, उससे हम लोग प्रोजेक्ट्स करते हैं, फिर उसके बाद उसको सोशल मीडिया पे करते हैं, फिर इवेंट्स वगैरह करते हैं हम लोग, वेडिंग्स के, कुछ कॉर्पोरेट्स के। तो सीखना कब शुरू किया था? मैंने 2000 से स्टार्ट किया था मैंने, फिर 2007 में खान साहब उस्ताद राहत अली खान साहब का मैं बाकायदा रस्मी शागिर्द हूँ, और अभी तक सीख रहे हैं और आगे भी सीखते ही रहेंगे। ये तो सिलसिला कभी खत्म होना ही ऐसा नहीं है, ये तो चलता ही रहेगा। खान साहब भी अभी तक सीख ही रहे हैं, राहत साहब भी यही कहते हैं कि जी मैं भी सीख रहा हूँ। तो हर उस्ताद की ये उस्तादी होती है कि उस्ताद बनने के बाद भी सीख ही रहा होता है। ये काम ऐसा है सर। हाँ बेशक, इसमें जो है वो आपको कभी भी ये किसी मकाम पे जाके अगर लग गया कि मैं मुकम्मल हो गया हूँ, तो वो आपका इख्तिताम है। तो अभी चूंकि आपने खान साहब का ही गाया है, आगे क्या कोई ख्याल ऐसा है कि अपना भी कुछ अपनी भी काफ़ी चीज़ें मैंने की हुई हैं। अच्छा, नहीं अभी आगे जो नया आने वाला है मैं उस हवाले से पूछ रही हूँ। अभी अपने कुछ प्रोजेक्ट्स में चल रहे हैं, उन पे काम शाम कर रहे हैं, अभी जल्द आएंगे इंशाल्लाह। तो अभी जब ये वीडियो वायरल हुई है तो कैसा रिस्पांस आया? लोग तो मिल जाते होंगे रास्ते में कि आपको देखा, बड़ा अच्छा रिस्पांस हम लोगों को मिला, और ये क्योंकि खान साहब उस्ताद नुसरत अली खान साहब का ही है सारा, और अभी जितना भी म्यूज़िक हो रहा है मतलब जहाँ भी एशिया में, तो सारा खान साहब उस्ताद नुसरत अली खान साहब को ही हर कोई कॉपी कर रहा है, ऐसा ही है। और उसके बगैर गुजारा नहीं हो रहा, चल भी वही बात, लोग सुनना ही वही चाहते हैं। खान साहब की सालगिरह पे भी मैंने ये बात कही थी, और मैं अभी भी दोबारा ये बात कहूँगा कि खान साहब एक वाहिद शख्सियत ऐसी हैं जिनके गुजर जाने के बाद भी उनके कलाम आ रहे हैं। जैसे रश्के कमर आया 1984 का कलाम, जो कि एक प्राइवेट महफिल के अंदर पड़ा हुआ, लेकिन वो अब जाके रिलीज़ हुआ तो पता चला जी कि ये भी कुछ था। और फिर जिस तरीके से वो मशहूर हुआ है, जो बुलंदियाँ उसने छुई हैं, कोई 3 मूवीज़ के अंदर आ गया, और उसके बाद पता नहीं बेतहाशा उसके रीमिक्सेस बन गए, प्राइवेट एल्बम्स आ गए, बेतहाशा उसके ऊपर काम हुआ है। तो ये एजाज़ भी खान साहब के पास ही मौजूद है। जैसे उन्होंने इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ काम किया है, बुर्क के साथ काम किया, माइकल जैक्सन के साथ एक लाइनअप था, वो नहीं कर पाए क्योंकि फिर आगे ज़िंदगी ने यहीं तक का साथ रखा था। तो खान साहब ने तो एक ऐसा पाकिस्तान को एक आइडेंटिटी दे दी है कि यकीन जानिए 1-2 ममालिक में तो मेरा इत्तफाक रहा है कि जब मैंने उन्हें इंट्रोड्यूस कराया कि जी मैं पाकिस्तान से हूँ, तो उन्होंने पलट के ये पूछा नुसरत अली खान साहब, तो ये मकाम दे के चले गए हैं वो मुल्क को, और मुल्क के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है, बड़ा काम किया। जहाँ भी गए दुनिया में परफॉर्म करने, पाकिस्तान को पहले रखा है, और उसके बाद नुसरत अली खान साहब खुद रहे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप वो भी हमें सुना दें, ये जो हल्का हल्का सा सुरूर है। जी जी मैं सुनाता हूँ। हाँ
इसका शेर सुना दे, शेर सुना दे। साकी की हर निगाह पे बल खा के पी गया, लहरों से खेलता हुआ लहरा के पी गया। ए रहमते तमाम, ए रहमते रहमते, ए रहमते तमाम मेरी हर गता मुआफ, मैं इंतहाए शौक में घबरा के पी गया। पास रहता है दूर रहता है, पास रहता है दूर रहता है, पास रहता है दूर रहता है, कोई दिल में जरूर रहता है। जब से देखा है उनकी आंखों, जब से देखा है। बहुत शुक्रिया। Thank you so much. खालिद भाई बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं इंतजार कर रहा था बीच में उस शेर का, वो रह गया कि जी दर पर्दा चश्मे यार की शह पा के पी गया, पीता बगैर रिंद ये कब थी मेरी। खैर, बोल्ड प्रेडिक्शन की जाने पड़ते हैं। खालिद भाई हमारे साथ ही रहिएगा, इंशाल्लाह कोशिश ये रहेगी कि इख्तिताम जो है उस पर भी आपका एक कलाम हो जाए, एक गजल हो जाए। हमें उनसा शाह ने जो है वो ज्वाइन कर लिया। वेलकम टू द शो उनसा जी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग जी। बड़ा जबरदस्त माहौल बनाया हुआ है आज हमने कवाली का। जी जी बिल्कुल, मैं सुन रही थी। हाँ। सुन रही थी। अच्छा, तो असल में चूंकि हमने आज कवाली माशाल्लाह खूब सुनी है और अभी आगे और भी सुननी है, तो हम चाह रहे हैं कि वो लोग जो सितारों का हाल जानना चाहते हैं उनको जल्दी से आप होरोस्कोप अगर बता दें। जी जी, एरीज से शुरू करते हैं। आने वाला वक्त जो है वो एरीज वालों के लिए थोड़ा टफ रहेगा, मुश्किलात लेकर आ रहा है, लेकिन अगर आपने सही फैसले किए शादी से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, फाइनेंसेस से रिलेटेड, तो आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। तो सोच समझ के फैसले कीजिए, प्रैक्टिकल फैसले कीजिए, दिमाग से सोच के जो भी आपने काम करना है, बहुत प्रैक्टिकल आपकी अप्रोच होनी चाहिए। एरीज के बाद टॉरस की बात करते हैं। पैसा आ रहा है टॉरस वालों के पास, सैलरी बढ़ सकती है, बोनस मिल सकता है, कारोबार में उनको मुनाफा होगा, फायदा होगा, और ये वक्त टॉरस वालों के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो बहुत जबरदस्त है। एरीज वालों के ये टॉरस वालों के प्रपोजल्स आ सकते हैं, शादी के काफी अच्छे चांसेस नजर आ रहे हैं। जेमिनाई वाले थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि स्ट्रेस, डिप्रेशन, नींद की कमी और सेहत उनकी जो है ना वो ठीक नजर नहीं आ रही, तो अपनी हेल्थ इश्यूज को देखिए। कोई अपनी डाइट, खाने पीने का सारी चीजें जो है वो उसको प्रॉपर होनी चाहिए। कैंसर वाले जो है खवातीन कंसीव कर सकती हैं, कैंसेरियंस। उसके साथ काम में ग्रोथ, सक्सेस, आगे बढ़ रहा है काम, और बिजनेस अगर मुझे लगता है तरक्की कर रहा है, प्रमोशन हो सकती है। शादी के काफी कैंसेरियंस के बहुत अच्छे चांसेस हैं। लियो वाले जो हैं आने वाला टाइम बहुत मसरूफ रहेगा, खूब पैसे बना रहे हैं, और फोकस है उनका, जो स्टूडेंट्स हैं उनका स्टडीज में फोकस लग रहा है। बाहर की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, मुल्क से बाहर, तो उनके लिए बहुत अच्छे मौके नजर आ रहे हैं। वर्गो वाले जो हैं रोमांटिक टाइम नजर आ रहा है वर्गो वालों के लिए, किसी को प्रपोज कर सकते हैं और कोई प्रपोजल आ सकता है। घर में अच्छा टाइम, बच्चों की तरफ थोड़ा तवज्जो देने की जरूरत है वर्गो वालों को। लिब्रा वाले जो हैं वो थोड़ा अनसर्टन सिचुएशन रहेगी, कंफ्यूजन्स रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, रिलेशनशिप के हवाले से प्रपोजल्स आ सकते हैं या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, लेकिन कंफ्यूजन्स उनके माइंड में रहेंगी, समझ नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए, क्लैरिटी नहीं होगी। स्कॉर्पियो वाले जो हैं हैंगमैन की एनर्जी है, तो फिलहाल कुछ चीजों को लेकर स्टक हुए हुए, ना चीजें आगे बढ़ रही है ना पीछे हो रही है, एक जगह पे स्टक नजर आ रही है। तो इस वक्त कोई भी फैसला नहीं करे, कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कहीं सफर पर जाना चाह रहे हैं, या कुछ भी है, तो फिलहाल इंतजार कीजिए, वेट कीजिए। सेजिटेरियस जो है वो कुछ चेंजेस आ रहे हैं, सेजिटेरियस वालों की लाइफ में कुछ नई चीजें डेवलप हो सकती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, घर की तब्दीली हो सकती है, नया ऑफिस बना रहे हैं, घर में रेनोवेशन हो सकती है। सेहत का ख्याल रखना है, सेजिटेरियस वालों को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अदरवाइज कोई नया रिलेशनशिप, कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं।
कैप्रिकॉर्न वाले एम्पर की एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी नजर आ रही है, तो आने वाला टाइम जो है वो थोड़ी सी स्पिरिचुअल सलाहियतें, रूहानी सलाहियतें बेदार हो रही हैं। नमाज की तरफ, रिलीजन की तरफ उनका ज्यादा रुझान रहेगा। उसके साथ साथ कोई बड़ा कोई अहम फैसला ले सकते हैं अपने करियर से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, कोई अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हैं। और अगर किसी चीज की हेल्प की जरूरत है तो अपने वालिद यानी कि अपने फादर या अपने बड़े भाई से हेल्प ले सकते हैं। कैप्रिकॉर्न के बाद एक्वेरियस वालों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम नजर आ रहा है। लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं, लेकिन एक्वेरियस वाले लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट इश्यूज बहुत है। तो और जो भी काम करना है सोच समझ के कीजिए, और जज्बात तो होने की जरूरत नहीं है, गुस्से पे आपने कंट्रोल करना है। और पाइसेस वाले जो हैं, ट्रैवलिंग नजर आ रही है पाइसेस वालों की, बहुत कोई शॉर्ट कोई ट्रैवल्स हो सकते हैं पाइसेस वालों के, और उनको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो झूठ बोलेंगे, चीट करेंगे, बड़े डिप्लोमेटिक होंगे। तो ऐसे लोगों से दोस्ती मत कीजिएगा, ना ही कोई रिश्तेदारी कीजिएगा। सोच समझ के अपने रिलेशनशिप में किसी को लेकर आना है पाइसेस वालों को, तो सोच समझ के कीजिएगा। ओके जी, बेहतरीन हो गया। अच्छा, मैच आने वाला है कल ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का, उसके बारे में भी जरा प्रेडिक्शन कार्ड्स क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं बता देती हूँ आपको, कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। तो पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं, ऑस्ट्रेलिया के क्या चांसेस हैं। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है पाकिस्तान के लिए, ये चैलेंजेस का कार्ड होता है, स्ट्रगल का कार्ड होता है। तो ये मैच बहुत टफ रहेगा पाकिस्तान के लिए, इजी मैच नजर नहीं आ रहा। और यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया के जो कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, बड़ा पॉजिटिव कार्ड है। तो काफी चांसेस ऑस्ट्रेलिया के हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान फाइट करेगा इसके लिए, मैच के लिए। अच्छा, फाइट करेगा, स्ट्रगल करेगा। और मुझे लगता है कि अब ज्यादा जो 60% पाकिस्तान के चांसेस हैं, 40% जो है वो ऑस्ट्रेलिया के चांसेस हैं। सही, 60-40। ओके, अच्छा, अब मियां साहब भी वापस आ गए हैं, तो 21 तारीख को आ रहे हैं, आज उनको बेल मिल जाएगी? मियां साहब के लिए बेल तो मिल जाएगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, कार्ड्स थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, चैलेंजेस वाले कार्ड भी हैं, तो बेल तो मिल जाएगी मियां साहब को। लेकिन आकर कोई मुझे इजी हर चीज बिल्कुल आसान नजर नहीं आ रही। अच्छा, फाइनली क्योंकि टाइम बिल्कुल कम रह गया है, हमारे साथ इस वक्त खालिद साहब मौजूद हैं, जो कि उस्ताद खालिद खान साहब हैं, बड़े ज़बरदस्त कवाल हैं, आजकल सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहे हैं, और राहत फ़तेह अली खान साहब के शागिर्द भी हैं। ज़रा इनके कार्ड जल्दी से निकाल के बता दीजिए कि आगे इनका क्या मुस्तकबिल देख रही हैं आप? देखिए, जिस फील्ड से जो उन्होंने इंतखाब किया है, जिस फील्ड का, इसमें कंपटीशन बहुत है, तो इनके लिए इनको बहुत जो है स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत कोशिश करनी पड़ेगी। आगे इनको बहुत कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा अगर ये कोई अपना नाम बनाना चाहते हैं। कंपटीशन बड़ा है जी, कंपटीशन बड़ा है, पैसा भी बड़ा है। थैंक यू सो मच। उन साहब हमारे साथ थी। अब मैं ये जो है ना, ये मौका गनीमत जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं जाते गज़ल सुनूंगा, आप भी हमारे साथ ही रहिएगा, गज़ल ज़रूर सुन के जाइएगा। ये आपको मिल चुका है आपका कार्ड का जवाब जी। बड़ा कंपटीशन है खान साहब, आगे कंपटीशन के अंदर मुकाबला ज़रूर करना है। नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन साथ साथ जो है वो आखिरी गज़ल जाते जाते जो है मैं सुनना चाहूँगा। सर, रश्के कमर का जिक्र निकला था, तो ऐ सरबाज ऐ सना शुक्र है आज बाद फना से ही आ जाते हैं, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है और हम जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़ कर चुके हैं। मेरे रश्के कमर कमर मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। हो मेरे हो मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, जब नजर से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।